अब किसी भी जमीन को खरीदने से पहले और किसी भी जमीन को बेचने से पहले आपको कलेक्टर की लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी। जी हां, सही सुना आपने कि किसी भी जमीन को खरीदने से पहले और किसी भी जमीन को बेचने से पहले आपको कलेक्टर की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य हो जाएगा। राजस्थान सरकार एक बड़ा कानून लेकर के आ रही है जिसका नाम है डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट। और जैसे ही ये कानून राजस्थान में लागू होगा तो आप फिर अपनी मर्जी से किसी भी जमीन को ना तो खरीद पाएंगे और ना किसी भी जमीन को बेच पाएंगे। ये खरीद फरोख्त की जो प्रक्रिया है वो केवल एक ही व्यक्ति पर निर्भर करती है और वो है कलेक्टर। जब तक कलेक्टर आपको लिखित अनुमति नहीं देगा उसको खरीदने या बेचने की, तब तक आप अपनी मर्जी से उस जमीन को ना तो खरीद पाएंगे ना बेच पाएंगे। दर्शकों, क्या आपका घर वाकई आपका है? ये सवाल हम आज इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में राजस्थान सरकार एक बड़ा कानून लेकर के आ रही है जो लाखों मकान मालिकों की नींद उड़ा देगा। खबर है कि राजस्थान में गुजरात मॉडल लागू होने वाला है और हो सकता है कि 2026 तक ये गुजरात का मॉडल राजस्थान में लागू हो जाए। ये जो डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है जो कि गुजरात में पहले से ही लागू है, वो कई सालों से वहां पर चल रहा है। ठीक उसी तरह से अगर ये कानून राजस्थान में भी लागू हो गया तो फिर आप अपनी मर्जी से ना तो अपना घर या फिर जमीन या फिर और कोई भी चीज जो जमीन से कहीं ना कहीं जुड़ी है, ना तो अपनी मर्जी से किसी को बेच पाएंगे और ना ही खरीद पाएंगे। अभी तक की जो प्रक्रिया रही है उसमें यह होता है कि अगर आपको जमीन बेचनी है तो आप क्या करते हैं, किसी भी खरीदार को ढूंढते हैं और उस खरीदार से सौदा तय करते हैं आप अपने अनुसार, और फिर सौदा तय होते ही आप उसको जमीन बेच देते हैं और किस्सा खत्म। लेकिन अब इस तरह की मनमर्जी से आप ना तो जमीन को बेच पाएंगे और ना खरीद पाएंगे। आखिर ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट है क्या? ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, सबसे जरूरी जानकारी है जो हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। चाहे से वो एक मिडिल क्लास हो, चाहे से वो बड़ा हो या व्यापारी हो या उद्योगपति हो, सभी के लिए बहुत जानना जरूरी है कि आखिर राजस्थान में ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट क्या है और ये किस तरह से हम सभी को प्रभावित करेगा। और हो सकता है कि राजस्थान में सबसे पहले इसकी शुरुआत जयपुर से हो, क्योंकि सूत्रों से पता चल रहा है कि सबसे पहले इसे जयपुर में ही लागू किया जाएगा, जैसा कि इसका नाम है डिस्टर्ब एरिया एक्ट, जिसे हिंदी में अशांति क्षेत्र अधिनियम कहा जाता है। अशांति क्षेत्र यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पर अशांति पैदा हो सकती है किसी कारण से, दो मजहबों की वजह से, दो जातियों की वजह से किसी भी तरह के दंगे अशांति हो सकती है। वहां पर कलेक्टर क्या करेगा, वहां पर कलेक्टर उस क्षेत्र को अशांति क्षेत्र घोषित कर देगा और अशांति क्षेत्र घोषित होते ही वो जगह डिस्टर्ब एरिया एक्ट के अंतर्गत आ जाएगी और फिर वहां पर आपके घर, दुकान, जमीन जो भी है उनको बेचने और खरीदने से पहले कलेक्टर की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य हो जाएगा। जो एक प्रोसेस होती है, जो इस अधिनियम में एक प्रोसेस है, उस पूरी प्रोसेस को फॉलो करना कंपलसरी हो जाएगा। राजस्थान सरकार का कहना है कि ये जो एक्ट है वो पलायन रोकने के लिए जरूरी है, जबकि विपक्ष विपक्ष इसे बंटवारे का हथियार बता रही है। आखिर क्या है ये कानून? क्या राजस्थान में घर जमीन की खरीद फरोख्त नामुमकिन हो जाएगी? अगले 5 मिनट में आपको इस फैसले का पूरा सच बिना किसी लाग लपेट के बताएगा और यह रिपोर्ट हम सभी के लिए देखना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो राजस्थान में ये अधिनियम लागू होने वाला है वो गुजरात में पहले से लागू अशांति क्षेत्र अधिनियम पर आधारित है, यानी कि पूरा की पूरा वही मॉडल है। गुजरात में डिस्टर्ब एरिया एक्ट 1991 में लागू है। यह अधिनियम जिला कलेक्टर को सांप्रदायिक दंगों के इतिहास वाले क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार देता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत जिला कलेक्टर को किसी शहर या कस्बे के विशिष्ट क्षेत्र को अशांत क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार देता है। एक बार यदि किसी क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया गया तो इन क्षेत्रों में अचल संपत्ति का हस्तांतरण जो होगा, जो उसकी खरीद फरोख्त होगी, वो केवल क्रेता और विक्रेता द्वारा किए गए आवेदन पर कलेक्टर की स्पष्ट अनुमति के बाद ही संभव हो सकती है। इस प्रक्रिया में विक्रेता को यह सुनिश्चित करने के लिए एक हलफनामा प्रस्तुत करना होता है कि यह लेन देन स्वैच्छिक है और संपत्ति का हस्तांतरण उचित बाजार मूल्य पर किया जा रहा है। हो सकता है कि आपको इन शब्दों से समझ में ना आया हो, भारी शब्द है,
कैसे समझ में आएगा? लेकिन जिनका रोजाना इन शब्दों से काम पड़ता है वो समझ चुके होंगे। तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसे बहुत आसान कर देता हूं और समझ में आना बहुत जरूरी है। अधिनियम कह रहा है कि जब कलेक्टर को यह पता चलेगा या उसे ऐसा महसूस होता है कि किसी क्षेत्र में कहीं पर जमीन के बेचने या खरीदने से अशांति पैदा हो सकती है। मान लीजिए हम जयपुर को ही लेते हैं। अगर कलेक्टर को लगता है कि यार जयपुर में दो विभिन्न समुदाय हैं और उन दोनों समुदायों में किसी भी तरह की अशांति फैलने की संभावना है, किसी भी तरह के दंगे भड़कने की संभावना है, लड़ाई झगड़े की संभावना है, और वो संभावना किस वजह से है? जमीन की वजह से, घर की वजह से, दुकान की वजह से। तो अगर ऐसा महसूस होता है उसे, कलेक्टर को, तो वो कलेक्टर क्या करेगा? उस शहर को या उसके किसी एक विशेष क्षेत्र को इस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित कर देगा। यानी कि वो उसे, उस क्षेत्र को इस डिस्टर्ब एरिया एक्ट के अंतर्गत ला देगा, वहां पर ये लागू हो जाएगा। और जैसे ही उसने ये लागू किया, इस एक्ट को वहां पर अधिसूचित किया, तो फिर वहां पर कोई भी व्यक्ति बिना कलेक्टर की लिखित अनुमति के इस जमीन की खरीद फरोख्त नहीं कर पाएगा। तो हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक धर्म का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से जमीन को ना तो खरीद सकता है और ना बेच सकता है बिना कलेक्टर की लिखित अनुमति के। अब चाहे से वो जमीन हो, दुकान हो, घर हो, इस तरह की कोई भी चीज हो, तो वहां पर कलेक्टर सबसे पहले उनकी लिखित अनुमति लो। और मैं इसको थोड़ा आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं कि ये सब कुछ कैसे होगा। अधिनियम में जो लिखा हुआ है कि भाई एक खरीदने वाला है, एक बेचने वाला है, अब उनको क्या करना पड़ेगा, तो ये हमको पहले से पता होना चाहिए। तो आप स्क्रीन पे देखेंगे, मैं थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये किस तरह से होगा, कैसे अनुमति मिलेगी और उसके लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है। अधिनियम में कुछ जरूरी शर्तें और प्रक्रिया है। देखिए, अब कोई क्रेता और विक्रेता हैं, वो दोनों को कलेक्टर के पास आवेदन करना होगा। यानी कि खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को कलेक्टर के पास आवेदन करना होगा। और जो विक्रेता होगा उसको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, यानी कि हलफनामा देना पड़ेगा, और ये उसमें बताना पड़ेगा कि यह सौदा स्वैच्छिक सहमति से है, यानी कि दोनों के बीच सहमति है। इसका मतलब कि जो जमीन जिस व्यक्ति से खरीद रहा है ना, तो वो जो बेचने वाला व्यक्ति है उस पर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है, वो अपनी मर्जी से बेचना चाह रहा है, और दोनों के बीच में इसका एक अच्छा समझौता हो चुका है, किसी पर कोई दबाव नहीं है। इस तरह का हमको एक हलफनामा प्रस्तुत करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, बल्कि उसमें यह भी लिखना पड़ेगा कि ये जो जमीन है या दुकान है या जो भी है, उचित बाजार मूल्य पर खरीदी या बेची जा रही है। फिर जांच होगी, कलेक्टर इसकी जांच करेगा। कलेक्टर देखेगा कि भाई इसका जो सामाजिक प्रभाव यानी सोशल इंपैक्ट जो है वो कितना रहेगा, और इस जांच में यह देखा जाता है कि क्या यह बिक्री इलाके के सांप्रदायिक सद्भाव या सामाजिक संतुलन को तो बाधित नहीं कर रही है। तो जैसा मैंने समझाया, तो वो हलफनामा जैसी प्रस्तुत किया तो वो उस पर जांच करेंगे कि अच्छा ये जमीन है, ये यहाँ पर स्थित है, ये दुकान यहाँ पर स्थित है, ये मकान यहाँ पर स्थित है। अच्छा, यहाँ के आसपास के जो लोग हैं रहने वाले वो कैसे हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म से संबंध रखते हैं, किस धर्म के रहने वालों की संख्या ज्यादा है या किस जाति के रहने वालों की संख्या ज्यादा है। ऐसा तो नहीं है कि इस पर दबाव बना दिया हो, भाई जहां पर किसी विशेष जाति की संख्या ज्यादा है, कहीं उसने ऐसा तो नहीं है कि जो कमजोर वर्ग है उस पर दबाव बना दिया हो और फिर उससे कह रहा हो कि भाई तू यहाँ से बेच कर निकल, हम खरीदेंगे। तो ऐसा तो नहीं। तो ये सारी जांच की जाएगी और वो तय करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है इसकी खरीद फरोख्त से कोई सामाजिक जो संतुलन है वो बिगड़ जाए, ये कहा जा रहा है। जांच करने के बाद कलेक्टर ये कहता है कि कलेक्टर अगर ये बोल देता है कि ठीक है इसे खरीदा या बेचा जा सकता है, फिर तो ठीक है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कलेक्टर की अनुमति के बिना ही उस अशांत क्षेत्र में संपत्ति का हस्तांतरण कर लेता है, खरीद फरोख्त कर लेता है, तो यह हस्तांतरण शून्य माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसा करने पर 6 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा हो कि हाँ ठीक है यार, कलेक्टर अपन क्या अनुमति लेंगे, अपन तो बेच लेते हैं, खरीद लेते हैं, लेकिन अगर वहां शिकायत पहुंचती है, पता चलता है, तो यह इस अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा, तो उसको फिर कारावास की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। यह फैसला राजस्थान की सामाजिक और प्रशासनिक नीति में एक बड़ा बदलाव लाएगा। इस कानून को सबसे पहले जयपुर के संवेदनशील हिस्सों में लागू किए जाने का विचार है, फिर धीरे धीरे इसका विस्तार पूरे राज्य में कर दिया जाएगा। अब देखो, ये तो तय है कि गुजरात का ये जो मॉडल है, डिस्टर्ब एरिया एक्ट, ये राजस्थान में लागू होने वाला है, ये तय है। ठीक है, और ये भी तय है कि शायद वो जयपुर से ही लागू होने वाला है। लेकिन इसके फायदे या नुकसान क्या हो सकते हैं, अब ये आपको भी बताना जरूरी है। हो सकता है कि मैं यहां से
जो अनुभव बताने की कोशिश करूँगा कि वो शायद हो सकता है आपके अनुभव से मिलान ना खाए। लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि इससे भ्रष्टाचार थोड़ा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि एक ही व्यक्ति पर ज़िम्मेदारी होगी जो ये तय करेगा कि ज़मीन की खरीद-फरोख्त की जा सकती है या नहीं, वो है कलेक्टर। अब आप सोचिए कि वहाँ पर तो ऐसी गैंग तैयार रहती है पहले से और उनको एक मोटी जो रकम है वो वहाँ पर पहुँचाई जाएगी और जब ऐसी रकम की माँग होगी, तो फिर वो ज़मीन जो है उसकी कीमत भी बढ़ेगी। एक नुकसान तो ये फिक्स है, वो तो अभी भी है, अभी भी तो कोई मानता नहीं है, ना तो हम देने से मानते हैं और ना वो लेने से मानते हैं। लेकिन ये है कि जब ये लागू होगा, तो सोचिए एक ही व्यक्ति के हाथ में पूरी पावर आ जाएगी और फिर वो इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। और क्या-क्या आपकी नज़र में इसके नुकसान या फ़ायदे हो सकते हैं, तो आप कमेंट के ज़रिए अपनी राय ज़रूर दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस तरह की जानकारी को साझा कीजिए ताकि उनको समय रहते इन बातों का पता चल सके क्योंकि वैसे भी आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसने जनहित की जो बातें हैं वो पहुँचाना बंद कर दिया है। या तो उन पर वाद-विवाद प्रतियोगिता चलती रहती है या गुस्से में बोले गए कुछ चिल्ला-चिल्ला कर अलग शब्द सुनाई पड़ते हैं। पता नहीं कि वो किस तरह से भटके हुए हैं। तो पहले ही लोगों को एक तरह से कचरा मिल रहा है, लेकिन ऐसे में कोई अच्छी जानकारी आप तक पहुँचाता है तो उसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाना चाहिए। इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।